नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर यदि आपका लोन खराब हो गया है और काफी टाइम से एनपीए है तो आप बैंक के पास उसका सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। कई बार हो जाता है कि कुछ परिस्थितियां इस टाइप की रहती है कि हम लोन कंटिन्यू नहीं कर पाते और हमारा अकाउंट एनपीए हो जाता है। तो मैं आज आपके वो सारे डाउट क्लियर करूंगा इसके रिगार्डिंग। आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से लोन सेटलमेंट में आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। आप ये मान के चलिए लोन सेटलमेंट में होम लोन या फिर कोई भी ऐसा व्यापार का लोन जिसमें आपने प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखी हुई है, वो लोन सेटलमेंट नहीं होते। वो ओटीएमएस जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आती है किसी भी बैंक की हो, पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें वो केस कवर नहीं होते। उसका एक कारण ये भी है कि तब उस पर जो सरफेसी कंप्लाइंट जो प्रॉपर्टी रहती है उसको बेचना बैंक को बड़ा आसान हो जाता है। वहां पर बैंक को कोर्ट में नहीं जाना होता, वो डायरेक्ट बैंक जाके बेच सकता है। तो इसकी वजह से होम लोन और मॉर्गेज लोन लोन सेटलमेंट में नहीं आते। बाकी सारे लोन आते हैं। आपका ऑटो लोन आता है, पर्सनल लोन आता है, एग्रीकल्चर लोन आता है, मुद्रा लोन आता है। बाकी जितने भी लोन हैं जिनमें प्रॉपर्टी आपने बैंक के पास नहीं रख रखी, वो सब वन सेटलमेंट स्कीम में आते हैं। जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है इसका सबसे ज्यादा लाभ एग्रीकल्चर लोन को मिलता है। एग्रीकल्चर लोन में आपने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा हो, ट्रैक्टर लोन ले रखा हो या एबीएल एसेट बैक लोन ले रखा हो, यानी कि किसी भी तरह का जो एग्रीकल्चर लोन है, सबसे ज्यादा बेनिफिट वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का एग्रीकल्चर लोन को ही मिलता है। अब एग्रीकल्चर लोन जो वन टाइम सेटलमेंट है इसको आप लोन वेवर मत समझिए। कई लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लोन वेवर समझते हैं, मतलब हमारा कर्जा माफ हो गया। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ ये कर्जा माफ वाली चीज सिर्फ आपको चुनावों के टाइम पर ही सुनाई देगी। चुनाव के बाद अगले 5 साल आपको कोई भी कर्ज माफी की बात नहीं करता। अब आइए, अगर यदि आप वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं बैंक के साथ तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली बात है कि आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, तभी तो आप वन टाइम सेटलमेंट करोगे बैंक के साथ। तो जो मेजर बेनिफिट मैं आपको बता दूं, आप गौर से सुनिए। आपका जो भी ब्याज का पोर्शन है वो पूरा बैंक माफ करती है। यानी कि आपका जो अकाउंट एनपीए हुआ है और वो जब से लेके आज तक की डेट का जो भी ब्याज लगा है वो बैंक आपका पूरा माफ कर देती है। अब दूसरा, जो आपका जो प्रिंसिपल जो अमाउंट जो आपने बैंक से लिया होता है इनिशियली, उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं जितनी भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सब जब उनकी स्कीम आती है जो भी ऋण वाली, तो उसके अंदर वो 50% तक प्रिंसिपल अमाउंट भी माफ कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको बेनिफिट होता है। यानी कि आपका लोन सेटलमेंट स्कीम में ब्याज तो माफ होना ही होना है, बाकी प्रिंसिपल भी कई बैंक 50% तक माफ कर देते हैं सेटलमेंट के लिए। अब जो 50% जो माफ करने वाली बात आती है उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है एसेट्स का। मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ, मान के चलिए आपका लोन सही चल रहा है तो लोन आपका स्टैंडर्ड क्लासिफाई होता है। अब मान के चलो आपने 90 दिन तक उसका ईएमआई या फिर ब्याज नहीं पे किया है तो बैंक आपके लोन को एनपीए डिक्लेयर कर देगा। अब मान के चलिए आपने फिर साल भर तक कुछ नहीं किया तो आपका अकाउंट डाउटफुल एसेट्स में डिक्लेरेशन हो जाएगा। फिर अगर वो 24 महीने तक भी ऐसा रहा फिर वो डाउटफुल 2 में चला जाएगा, फिर वो डाउटफुल 3 में चला जाएगा, फिर लॉस एसेट में। तो आप ये समझिए, मान के चलिए आपका लोन जितना पुराना होगा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका लोन लॉस एसेट से डाउटफुल 3 कैटेगरी में है तो आपको 100% बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है जितनी भी, वो आपको 50% तक आपका प्रिंसिपल माफ कर देंगी ब्याज के साथ। तो उसमें आपको काफी बेनिफिट मिलता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान के चलिए 1 दिसंबर 2020 को आपके लोन की आउटस्टैंडिंग थी 2.5 लाख और जो कि एनपीए स्टेट में था।
अब एनपीए स्टेट में जब लोन रहता है तो उसके अंदर जो ब्याज लगता है वो उसके प्रिंसिपल में नहीं जुड़ के सिस्टम उसको अलग से कैलकुलेट करता है, और वो था आपका 45,000। और 10,000 बैंक के लीगल एक्सपेंसेस थे, जो कि आपको नोटिस सर्व करने में या फिर जो एसडीएम ऑफिस में रोड एक्ट के अंदर कुछ भी फाइल लगाने के वो जो चार्जेस होते हैं वो लगा दिए। तो इस तरीके से टोटल जो आपकी लाइबिलिटी बन रही थी बैंक के प्रति देनदारी वो 3,05,000 की बन रही है। लेकिन मान के चलिए जब आप इसको सेटलमेंट स्कीम में जाते हैं ना, तो बैंक क्या करता है, अपने लीगल एक्सपेंसेस और ब्याज ये माफ कर देता है। तो आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है 2,50,000, बैंक वो ही अमाउंट लेके आपका सेटलमेंट कर देगा। अब अगर यदि आप खुशकिस्मत है, यानी कि किसी स्कीम के अंदर आपका लोन कवर हो जाता है जिसके अंदर 50% तक का वेव है, तो ये मान के चलिए 1,25,00,000 के अंदर बैंक आपका सेटलमेंट कर देगा। यानी कि जहां आपकी आउटस्टैंडिंग 3,05,000 थी, तो बैंक आपको सीधा सा सीधा 1,25,00,000 में सेटलमेंट कर देगा। तो यानी कि और आपका हमेशा के लिए झंझट खत्म कि ना कोई रिकवरी एजेंट आपके पास जाएगा, ना बैंक की तरफ से कभी कोई लेटर आपके पास आएगा। तो आपके लिए भी काफी कन्वीनियंट हो जाएगा ये। अब देख लेते हैं कि बैंक सेटलमेंट क्यों करता है। देखिए, मैंने इनिशियली कहा था पीपीटी शुरू होने के पहले कि जो मॉर्गेज लोन होते हैं, होम लोन होते हैं, उनमें बैंक सेटलमेंट नहीं करता क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी आसानी से बेची जा सकती है। लेकिन जो दूसरे लोन है उसके अंदर जो लीगली कार्रवाई है वो काफी लंबी चलती रहती है। और भारत में जो लीगली जो जस्टिस सिस्टम है वो इतना रोबस्ट नहीं है कि किसी को भी जस्टिस आसानी से मिल जाए। बैंक कोई केस फाइल करता है तो वो 10-15 साल तक वो लटका ही रहता है, वो उसका कोई मतलब नहीं निकलता और बैंक का पैसा फंसा रहता है। तो बैंक क्या करता है कि मान के चलिए जैसा मैंने पिछले एग्जांपल में दिया, मान मान के चलिए अगर यदि 1,00,000 की भी कोई केसीसी आउटस्टैंडिंग थी, तो बैंक ने अगर उसको 80,000 रुपए में 20,000 का नुकसान लेके 80,000 में आज सेटल कर दिया, तो बैंक के पास तो 80,000 रुपए का पैसा आ गया, जिसको वो और ग्राहकों को लोन देके और उससे ब्याज कमा सकता है। अगर मान के चलिए वही केस अगर यदि लीगल उसमें फंस जाए, तो पता चला कि वो 5-5 10-10 साल तक उसका कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये बैंक के लिए भी इजी हो जाता है कि बैंक के पास पैसा आ जाता है, लोन सेटल हो जाता है और बैंक उस पैसे को दोबारा यूज करके ब्याज कमा सकता है। अब आते हैं, अब बात आती है कि मैं क्या करूं। मान के चलिए अगर आपका लोन खराब है, तो अब इस केस में आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ब्रांच मैनेजर से जाके जरूर मिलें। कई बार क्या होता है, जब भी आपका अकाउंट एनपी हो जाता है तो आप अपने आप को गिल्टी फील करने लगते हैं अपने, या आपको लगता है कोई क्राइम हो गया। देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट खराब नहीं करना चाहता अनटिल अनलेस कि उसकी कोई मजबूरी हो, उसको कोई व्यापार में भारी लॉस हो गया हो, या घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, या घर में किसी को मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से ज्यादा खर्चे लगे हो, तभी जाके किसी का अकाउंट एनपीए होता है। कोई लोन ले इसलिए लोन नहीं लेता कि मुझे अकाउंट एनपीए करना है। तो आप ब्रांच मैनेजर से मिलिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्योंकि साथ बैठने से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो क्या है, और हो सकता है कि कोई स्कीम आई हो सेटलमेंट की, तो वो तब आप ब्रांच मैनेजर से मिलोगे तभी तो वो आपको बता पाएगा। हो सकता है कई बार ब्रांच ऑफिशियल्स का व्यवहार सही नहीं रहता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो या कुछ हो, लेकिन यहाँ तो आपको आपका लोन सेटल करना है, तो इसलिए आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो ये जरूर हो जाएगा। अब मान के चलिए कि आप ब्रांच मैनेजर से मिल लिए, तो कुछ नहीं निकल पा रहा, तो होता क्या है कि लोन सेटलमेंट के लिए एक बैंक अदालत और होती है। महीने में लगभग 1-2 बार ये बैंक अदालत ऑर्गेनाइज होती है, जिसका न्यूज़पेपर में भी आता है, या फिर आप जब ब्रांच में जाएंगे तो आप पता लगा सकते हैं कि अगली बैंक अदालत कब है। तो होता क्या है, तब बैंक अदालत होती है तो बैंक के बड़े अधिकारी भी आते हैं, तो आपके लोन सेटलमेंट होने के और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या रहता है, ब्रांच मैनेजर डायरेक्टली सेटलमेंट ना करे तो बोले बैंक अदालत कब है, तो आप बैंक अदालत के दिन ब्रांच में चले जाइए।
तो तब आपके सेटलमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। अब मान के चलिए बैंक अदालत में भी आपकी बात नहीं बन पा रही है, तो क्या होता है, एक लोक अदालत होती है, नेशनल लोक अदालत, यानी कि हर क्वार्टर में एक नेशनल लोक अदालत होती है। तो आप पता करिए ब्रांच से, बैंक से, कि अगली लोक अदालत कब है। तो नेशनल लोक अदालत का बेनिफिट क्या रहता है कि जो सेटलमेंट होता है बैंक के साथ, वो मजिस्ट्रेट की या जज की अनुपस्थिति में, यानी कि प्रेजेंट रहता है जज, उसी टाइम होता है आपका सेटलमेंट। तो एक तरीके से कानूनी मोहर लग जाती है आपके सेटलमेंट पे। तो वहां आपको ये डाउट नहीं रहता है कि मैंने ये पैसा दे दिया तो मैं बैंक पे या ब्रांच मैनेजर पे विश्वास करूं या नहीं करूं, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो जज और मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होता है। तो वो कानूनी मोहर लगने से आपको विश्वास हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ भी चले जाते हैं तो भी बहुत चांसेस है, क्योंकि जो बैंक होता है वो अपनी सारी जितनी भी जो समाधान वाली स्कीम्स होती हैं वो नेशनल लोक अदालत में प्रेजेंट करता है। तो वहां पर आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है अगर आपका लोन खराब है और आप बड़े चिंतित थे, तो शायद मेरे वीडियो ने कुछ हद तक आपकी वो चिंता खत्म करी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, क्लैरिफिकेशन हो, तो नीचे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि किसी और को भी इसका बेनिफिट मिल जाए जो इसको नॉलेज गैप की वजह से परेशान हो रहा हो। और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का समाधान मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।